हेलो सर, क्या हाल चाल। डी ब्लॉक का एलिमेंट का लेक्चर चल रहा था यहाँ पर। अभी तक 2 लेक्चर हो चुके थे। मैंने आपको वहाँ पर डी ब्लॉक के बारे में बता दिया था, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, जैसे कि उनकी रेडियस का ऑर्डर, आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। और लास्ट लेक्चर पे तो मैंने आपको वहाँ पर उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, यहाँ तक कि एटोमाइजेशंस, एंथैल्पी, उनके ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे उनके कौन से टाइप के ऑक्साइड बन सकते थे, किस टाइप के हैलाइड्स बन सकते हैं, किस हैलाइड के साथ वो ज़्यादा स्टेबल होंगे और मैक्सिमम कौन कहाँ तक पहुँच पाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे बताया था। और साथ ही साथ मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि इसके SREP की वैल्यू अगर 2+ से 0 आए तो कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, और 3+ से अगर 2+ में आए तो क्या होगा वहाँ पर। ये सारी चीज़ें लास्ट टर्म पे डिस्कस हो चुकी थी। और साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पर इनके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताया था, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। और वहाँ पर आपको बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो डायामैग्नेटिक हो जाता था। ठीक है, यहाँ तक लास्ट लेक्चर पे हुआ था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे। देखो, अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डाया और पैरामैग्नेटिक के बेसिस पे यहाँ पर हम आगे बढ़े तो एक और प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम देखते हैं एलिमेंट्स के अंदर, वो हो जाता है उनकी मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंटम की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम कोई भी, हमें मेटल्स का आयंस है, हम वहाँ पर देखते हैं कि उसके पास कितना मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है √n+2, और यहाँ पर बोहर मैग्नेटम इसकी यूनिट होगी। और जो इस फॉर्मूले में n बताया जा रहा है वो कोई और नहीं, यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। ठीक है, तो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को जिस भी आयन क्रम से पूछा जाए वहाँ पर n के नंबर को रखते हैं और रख करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कितना उसका मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बोलता है। मैग्नेटिक मोमेंटम एसोसिएटेड विथ, अगर हम किसी भी एलिमेंट्स का अगर मैग्नेटिक मोमेंटम निकालते हैं, वहाँ पर 2 फैक्टर्स होते हैं जो मैग्नेटिक मोमेंटम को बताते हैं। पहला जो हो जाएगा वहाँ पर एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा जो फैक्टर होता है वो कोई और नहीं, यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। लेकिन यहाँ पर याद रहे, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, और वहाँ पर जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो बहुत ही कम होता है, जिसका बहुत बड़ा रोल वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए जो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम यहाँ पर वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंटम बताएंगे, वो केवल और केवल कौन होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का ही यूज़ किया जाएगा। तो इसलिए आपको आगे यहाँ पर नेक्स्ट आपको कहता है कि द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इफेक्टिवली क्वेंच्ड एंड हेंस इज नो सिग्निफिकेंस। ठीक है, वहाँ पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम के सामने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ पर वो क्वेंच्ड हो जाता है और वहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस देखने को नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है, फॉर दीज द मैग्नेटिक मोमेंटम इज डिटरमाइंड बाई द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड इज कैलकुलेटेड बाई द स्पिन ओनली। तो हम जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया यहाँ पर कि √n+2, ये जो फॉर्मूला है ये केवल और केवल स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे ही बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो n है, मैंने कहा वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बताएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लेते हैं वहाँ पर हमने कोई भी मेटल आयन देखा, अभी मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, उनके लिए हमने देखा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल एक था। तो हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 को रखेंगे 1 फिर इंटू 1+2। तो यहाँ पर आप म्यू की जो वैल्यू निकालेंगे तो √3 आएगा, और √3 को अगर हम यहाँ पर बाहर निकालेंगे 1.373 बोहर मैग्नेटम बन जाता है। ठीक है, ऐसे अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहाँ पर Mn2+ मान लेते हैं हमारे पास है, क्या यहाँ पर Mn2+ है। जब Mn2+ में अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करना होगा। किसी भी आयन का पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किया, इसके एटॉमिक फॉर्म का, फिर 2+ निकालना था, आपको बताया S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो 5 3d5 बचा। और 3d5 में जब हम यहाँ पर d ऑर्बिटल के 5 इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं तो हमें टोटल यहाँ पर n की वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी, 5। तो हमारे पास फॉर्मूला है √n+2। तो n की यहाँ पर जब 5 रखते हैं तो आपका जो फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा √5, उसके बाद 5+2, और जब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे लगभग 5.94 के आसपास ये वैल्यू आएगी। तो आपसे अंडर रूट के साथ पूछे, चाहे बाहर निकाल करके पूछे, तो हम आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस। अब आपको एक टेबल आपकी NCERT की बुक में देता है, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इस टेबल में आपको बताया कि केवल स्पिन की मदद से ही हम यहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसी का एंगुलर मोमेंटम देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पर 0 नहीं है, ठीक है, वहाँ पर आपको कोई ना कोई वैल्यू देखने को मिलेगा। जैसे अगर स्कैंडियम 3+ है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 3d0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे, 0। और जब वहाँ पर फॉर्मूला लगा करके वहाँ पर सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंटम चाहे हम कैलकुलेट करें चाहे ऑब्जर्व जो एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया होगा उन सब की वैल्यू 0 आती है। हम लोग कैलकुलेटेड पे मेनली फोकस करेंगे। टाइटेनियम अगर हम देखते हैं 3+ है तो यहाँ पर 3D कॉन्फ़िगरेशन है, 3d1
तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आती है फॉर्मूले में रख के 1 पॉइंट समथिंग। ऐसे अगर हम यहाँ पर कोई भी आयंस हो, ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर दिया गया, अगर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर के अगर 10 तक का अगर बात करते हैं तो 0 पे भी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन के नंबर 0, और अगर 3D 10 का कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन के नंबर 0। इस कंडीशंस में आप बताओ कि जब 3D 0 हो 3D 10 हो तो आपका मैग्नेटिक मोमेंटम 0 हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और भी है तो आपको वहाँ पर उसका ऑर्बिटल्स बनाना है पाँचों, और पाँचों में क्रमशः आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके आपको देखते हैं कितने अनपेयर्ड है। जितने अनपेयर्ड्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर उसको फॉर्मूले में रख करके कैलकुलेट करेंगे। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, अगर जब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आई, 2 हुआ तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 हुआ तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 हुआ तो 4 पॉइंट समथिंग, 5 हुआ तो 5 पॉइंट समथिंग। और मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं आपको होता है 5 तक जा सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन और बढ़ते जाएंगे तो एक एक करके वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर कम होने जाने। अब बताओ कि 4 आया तो फिर 4 पॉइंट समथिंग, 3 पे 3 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग। तो इससे एक कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है। अगर कभी हमसे बोल दिया जाए कि 4 आयंस आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताओ भाई इन चारों आयंस में से किसके पास 5.94 मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 मैग्नेटिक मोमेंटम है, तो हमें तुरंत के तुरंत वहाँ पर क्या करना है पता है। अब ऐसा नहीं कि पता चले किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है उसका भी हम कैलकुलेट करने लगे, 4 है उसका भी कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 है तो उसका भी कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर 5 पॉइंट समथिंग आ गया, कह रहे ये किसका होगा इन चारों एलिमेंट्स में से, चारों आयंस में से, हमें तुरंत देखना जिसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसी का ही हो सकता है क्या 5 पॉइंट समथिंग। किसी का कह रहा है कि 4.90 मैग्नेटिक मोमेंटम किसका होगा, तो हम तुरंत समझ लेंगे जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर 4 होंगे। तो ऐसे हम वहां पर इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। अब बताइए कि ये जो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर आपको कलर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको भी वहाँ पर ऐसे सेम बताया था, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी बताऊँगा। कलर आने के लिए क्या फैक्टर होता है जिसकी वजह से डी ब्लॉक के कंपाउंड्स जो होते हैं उनके आयंस होते हैं वहाँ पर कलर आता है। एक सिंपल सी लाइन है, क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है डी ट्रांजिशन। क्या पाया जाता है? डी ट्रांजिशन। और ये डी ट्रांजिशन क्या हो जाता है मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जब लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स में आने जाने लगे तो इसका मतलब हो जाता है ये क्या हो गया डी ट्रांजिशन। अब डी ऑर्बिटल लोअर और हायर एनर्जी का मतलब मैंने कहा था डी ऑर्बिटल्स 2 हिस्सों में टूटता था जब उसके पास कोई लिगेंड्स या फिर कोई भी वहाँ पर लिगेंड्स वगैरह आता था, तो T2s और EZ में टूट जाता था। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो EZ की एनर्जी लेवल कम और T2G की ज़्यादा, तो वहाँ पर जब लाइट पड़ती थी वो लो से हाई की तरफ जाता था। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जब लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जम करके हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में आने जाने लगे तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं डी ट्रांजिशन। अब आपसे अगर पूछा जाए क्या कंडीशन है डी ट्रांजिशन के लिए, अब बताओ कि कहीं पर भी अगर D1 से D9 किसी भी आयन में देखने को मिल जाए हम तुरंत कहेंगे भाई यहाँ पर डी ट्रांजिशन होना तय है, और जहाँ जहाँ डी ट्रांजिशन होगा वहाँ वहाँ कलर आएगा। और कलर आने के लिए कौन सा कलर आएगा तो इसके लिए बताया गया जब हम क्या कर जाते हैं डी ट्रांजिशन हो रहा है तो उसके लिए क्या हो जाता है हम उसके ऊपर लाइट डालते हैं उस आयन के ऊपर। जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसके जो लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स होते हैं विजिबल रेंज के किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके क्या कर जाते हैं वो हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जम कर जाते हैं। जब वो एब्जॉर्ब करते हैं उस दौरान एक एनर्जी भी वो इमिट करते हैं। तो सवाल आता है कि जिस एनर्जी को उन्होंने एब्जॉर्ब किया क्या उसी एनर्जी को इमिट कर रहे नहीं, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ठीक उसी की वेवलेंथ को वो इमिट करते हैं। तो जिस वेवलेंथ की लाइट को उन्होंने एब्जॉर्ब किया वो कलर हमें नहीं दिखेगा, जिसको इमिट करते हैं वही कलर हमें दिखाई देता है, और वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स इज एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स, द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशंस करेस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। जो एनर्जी की जरूरत पड़ी उन्हें एक्साइट होने के लिए वो एक्चुअली में क्या हो जाती है, वो कहाँ पर किस रेंज से बिलोंग करेगी, दिस फ्रीक्वेंसी जनरली लाइज इन द विजिबल रीजन, तभी हमें ज्यादातर वहां पर कलर दिखाई देगा। और बताया गया द कलर्ड ऑब्जर्व करेस्पॉन्ड्स टू कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। जो कलर एक्चुअली मुझे दिखाई दे रहा है वो वही कलर है जिसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका कंप्लीमेंट्री जिसको एब्जॉर्ब किया, जैसे ब्लू को एब्जॉर्ब किया तो ब्लू नहीं दिखेगा, उसका जो कंप्लीमेंट्री होगा वो हमें दिखाई देगा, ठीक। अब नोट करके कुछ पॉइंट्स है इसको ध्यान देते हैं कि भाई कैसे पहचानेंगे कलर होगा कि नहीं कैसे। तो आपको यहाँ पर कह रहे हैं अगर मेटल आयन में D1 से D9 तक का कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है, तो ऐसे सारे मेटल्स आयन कलर्ड होते हैं बिकॉज इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
अगर D1 से D9 तक का है तो सबके सब कलर्ड ही होगी, क्योंकि उनके पास अल्टरनेट इलेक्ट्रॉन जरूर आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ पर कहेंगे DD ट्रांजिशन करते हैं और कलर देते हैं। और आपको कह तब कौन नहीं देगा, अब बताए अगर मेटल आयन में D0 या फिर D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है तो ऐसे सारे मेटल आयन कलरलेस होते हैं, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। अगर D0 से D10 तक के हैं, D0 और D10 ये दो लोग, ठीक है, या तो D0 या फिर D10, तो वो कलर कभी नहीं देंगे। D1 से D9 तक होगा तो कलर देता रहेगा। चलो एक टेबल आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया, तो इसको ऐसा देखते हैं हम लोग। जैसे कुछ आयंस यहाँ पर डी ब्लॉक के दे दिए गए, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर स्कैडियम 3+, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है वो 3D0 मिलेगा। एक नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पता है, 3D0 का मतलब कौन सा कलर, कलरलेस। चलो टाइटेनियम 4+ की बात करते हैं, तो ये भी 3D0 दे देगा, इसका मतलब ये भी कलरलेस हो जाएगा। चलो एक और देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ Zn2+ है, तो जिंक पे पास आपको क्या देखने को मिलेगा, Zn2+ है तो 3D कॉन्फ़िगरेशन, और वहाँ पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बताओगे वो कलरलेस। तो मैंने कहा कि D1 से D9 तक का होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर कुछ आयंस आपको दिया गया है 1, 2, 3 ऐसे आपको यहाँ पर बताया गया इसमें, तो उनका कोई ना कोई कलर तो आपके पास देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जैसे Ti3+ है, इसके पास कॉन्फ़िगरेशन 3D1 का है, तो ये पर्पल कलर का होगा। ऐसे अगर बात करते हैं V4+, वेनेडियम का 4+, यहाँ पर भी D1 है, तो इसका ब्लू कलर देखने को मिलता है। ऐसे डिफरेंट कलर यहाँ पर आपको बताया गया है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर इन तीनों को देखा जाए, ये वायलेट है, किसके हैं, Vi2+, Cr3+ और Mn2+, ये कौन से कलर के हैं, वायलेट कलर के। और अगर हम बात करते हैं ग्रीन कलर के, ऐसे ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर है और ये ग्रीन कलर है, ठीक है। ये तीन लोग यहाँ पर ग्रीन कलर के होते हैं। ये ग्रीन कलर किसका है, आप बताओगे, यहाँ पर V3+ का है। ये वाला आप देखेंगे यहाँ पर आपका मिल जाता है Fe2+ का, और ये वाला अगर हम बात करते हैं Ni2+ का, ये ग्रीन कलर के। ऐसे कुछ ब्लू कलर के हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये ब्लू कलर का हो जाता है, यहाँ पर ये ब्लू कलर का है और ये ब्लू कलर का, ठीक है। कुछ आयंस आपको ब्लू कलर के देखने को मिलता है। ऐसे डिफरेंट आयंस है, तो आप एक बार इसको देख सकते हैं वहाँ पर कौन कैसा कलर दे रहा है, ठीक है। तो कलर के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था, D1 से D9 का कॉन्फ़िगरेशन, DD ट्रांजिशन, वो सारी बातें मैंने आपको बताया। जैसे अगर आपको यहाँ पर ऐसा दे दिया जाए, ऐसे एक बेसिक सा क्वेश्चन रख दिया मैंने यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलर्ड, कौन कलर्ड होगा। स्कैडियम आपको पता है यहाँ पर 3+ है, तो आपको पता है 3D0 हो जाएगा। जिंक का 3D10 हो जाएगा। आयरन का अगर देखते हैं यहाँ पर 3D5 हो जाएगा। और टाइटेनियम 4+ की बात करते हैं, ये भी 3D0 हो जाता है। तो मैंने कहा कि 0 और 10 है तो वो कभी कलर नहीं देगा, इसके अलावा 1 से 9 तक है कलर देगा, तो बताओ ये कलर दे देता है, ठीक है। तो चलो जैसे यहाँ पर आपको सॉल्व करके वैसे बताया गया कैसे होगा। स्कैडियम अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो 21 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 4s2 3d1। तो ये क्या हो जाता है कि आप देख रहे हैं, जब 3+ आयन बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2s से 1 d से, तो आप बताओगे d का टोटल इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, कलरलेस। Zn2+ की बात करते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ पर 4s2 3d10 है। जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तब तक 4s0 3d10, ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाता है। ऐसे अगर 26 आयरन की बात करते हैं, 4s2 3d6 26। अगर 3+ बनाया तो 2 यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, तब भी आपको पता है D में 5 देखने को मिलेगा, इसलिए ये क्या हो जाता है, आपका कलर्ड हो जाता है। टाइटेनियम की बात करते हैं, 22 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 22 इसका एटॉमिक नंबर है। और अगर हम देखें यहाँ पर 4s2 3d2 हो जाता है। अगर हम चारों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, 2s से निकल जाएगा, 2d से, तो D0 कॉन्फ़िगरेशन ही कलरलेस हो जाता है। तो कभी भी ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सबसे पहले उसके एटॉमिक फॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन करना है, फिर जितना आयन बोला गया तो पहले आप 4s से निकालेंगे, फिर उसके बाद जो और इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो उसको 3d से निकालेंगे। उसके बाद देखना है कि D में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, कैसे है, तब आप बता सकते हैं कलर्ड होगा कि नहीं होगा। चलो ये प्रॉपर्टीज़ होगी। फिर अब आते हैं यहाँ पर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताया गया, बताता है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। कह रहे D ब्लॉक एलिमेंट्स के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती, और आपको पता है पूरा D ब्लॉक इसीलिए फेमस होता है क्योंकि उनके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती। तो चलो आखिर ऐसा क्या है इनके पास जो इनके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। कहा गया था ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं, इसी का फ़ायदा उठा करके इनके पास एक अच्छी खासी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। D ब्लॉक के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है। द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर D ब्लॉक के एलिमेंट्स अपने कैटालिटिक एक्टिविटी की वजह से ही बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। दिस एक्टिविटी इज एस्क्राइब्ड टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट
मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्वालिटी उनके अंदर कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से, कह रहे कि ये जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर रख रहा है इसी की वजह से आया है। N2 फॉर कॉम्प्लेक्सेस, और साथ ही साथ वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी करते हैं, ये दोनों की वजह से उनके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज आती। चलो अब आपको यहाँ पर बताया गया है कुछ कैटलिस्ट के बारे में, आपके जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया उनकी बात करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल में जो यूज़ किया जाता है, जैसे अब जब हम लोग पहले कंपाउंड्स पढ़ा करते थे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे H2SO4 का प्रिपरेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, और वहाँ पर एक सबसे बड़ा टास्क होता था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस को हम SO2 से बनाते थे, सल्फर डाइऑक्साइड से बनाते थे, और सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा टास्क था कि इसको सल्फर ट्राईऑक्साइड में पहुँचा दिया जाए। और सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राईऑक्साइड में पहुँचाना आसान बात नहीं थी क्योंकि वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो ही नहीं रहा था, लेकिन हाँ उसके लिए अगर करना था तो वहाँ पर कौन आया था, V2O5 नाम का कैटलिस्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये उसको ऑक्सीडाइज करता है, तो बस आपको इतना याद रखना है, V2O5 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। SO2 को कहाँ पर पहुँचा देता है, H2SO4 में। फिर कहा गया कि अगला जो आपको बताएगा पाउडर्ड आयरन, अगर पाउडर फॉर्म में हम आयरन लेते हैं, ये भी काफ़ी फेमस रिएक्शंस है, आपको पता है हेवर प्रोसेस से अमोनिया का प्रिपरेशंस करना, वहाँ पर भी हम आयरन का यूज़ करते हैं। और एक और आपको बताया गया यहाँ पर निकिल, जिसके बारे में तो पूरे ऑर्गेनिक में पढ़े हैं, अगर कोई एल्कीन एल्काइन है उसको एल्केन में कन्वर्ट करना है, जिसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर निकिल को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते थे। इनके साथ में आपको और नाम भी याद होगा, प्लेटिनम, प्लेडियम, निकिल। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये 3 दिए गए, ठीक है, यहाँ पर ये 3 लोगों का नाम लिया गया, तो ये 3 आपको याद रखें। इसके अलावा भी मैंने कुछ और आपको यहाँ पर बताए हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो V2O5, ठीक है, आयरन और निकिल, इनके लिए आपको ध्यान देना था क्योंकि ये आपकी बुक में दिया। फिर आपको आता है कि जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, इसमें बताया गया टाइटेनियम का क्लोराइड होता है, एल्युमिनियम यहाँ पर ट्राई एल्काइल एल्युमिनियम यहाँ पर यूज़ किया जाता है, फिर ट्राई मिथाइल एल्युमिनियम यूज़ किया जाता है, ये दोनों का मिक्सचर्स होता है। कल को कुछ ना आए, अगर बाई चांस पहले पूछता था जिगलर नट्टा कैटलिस्ट में कौन सा मेटल पाया जरा बताओगे, टाइटेनियम, और साथ साथ एल्युमिनियम भी कह सकते। बताइए पॉलीमराइजेशंस ऑफ इथाइलिन और किसको, विनाइल सब्सटेंसेस। इथाइलिन और विनाइल सब्सटेंसेस का अगर पॉलीमर बनाना है, पॉलीमराइजेशंस करना है, तो जिगलर नट्टा कैटलिस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। और एक और, जब पहले हम लोग ग्रुप्स को पढ़ते थे तो वहाँ पर नाइट्रिक एसिड HNO3 को प्रिपेयर करने के लिए प्रोसेस आता है जिसको कहते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। और ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम अमोनिया को पहले ऑक्सीडाइज करते हैं NO में, फिर NO को फर्दर फिर से ऑक्सीडाइज करके NO2 में, तब जाकर उसको वाटर सिलेक्शन करते थे तो HNO3 बन जाता था। लेकिन अब वो हमें पढ़ना नहीं, तो यहाँ पर आते हैं, तो बस इसको ऐसे याद रखना है, प्लैटिनम इरिडियम रोहोडियम मिक्सचर्स ऑन ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में जो सबसे कठिन स्टेप होगा कि अमोनिया को ऑक्सीडाइज करना NO में, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा वहाँ पर, आप बताओगे, इन कैटलिस्ट की मदद से हम उनको ऑक्सीडाइज करते हैं। PdCl2 की बात करते हैं। PdCl2 पैलेडियम का डाइक्लोराइड है। द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन टू इथाइन टू इथेनल, देख रहे हैं यहाँ पर, इथाइन से इथेनल एल्डिहाइड में पहुंचा देना, तो उसके लिए हम PdCl2 का यूज़ करते हैं। और लास्ट में यह कहता है निकिल कॉम्प्लेक्स का यूज़ करता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन के पॉलीमराइजेशन में निकिल कॉम्प्लेक्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक, ये सब कैटलिस्ट के बारे में कुछ एग्जांपल्स देखे हम लोग। लेकिन यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक आपको एग्जांपल कैटलिस्ट कैसे काम करता है, ठीक है, जो भी हमारे कैटालिटिक मेटल्स हैं वो कैसे काम करेंगे उसके बारे में एक एग्जाम्पल आपको बताया, उसको देखते हैं। एग्जाम्पल में आपको बताया गया आयरन थर्ड कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन द आयोडीन एंड पर सल्फेट आयन। जैसे एक मेन रिएक्शन देखो, ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर आपको बताया गया है, इसमें हम आयरन लेके चल, आयरन हमारा मेनली थर्ड आयन के रूप में होगा, यहाँ पर आयोडाइड आयन भी है और यहाँ पर देख रहे हैं पर सल्फेट आयन भी, ठीक है, पर सल्फेट आयन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। और प्रोडक्ट में अगर देखें तो आयोडीन आयन पहुँच गया I2 में और पर सल्फेट यहाँ पर कहाँ पर पहुँच जाता है, सल्फेट में पहुँच जाता है। लेकिन ये रिएक्शंस में आयरन ने क्या काम किया, कैसा रोल प्ले किया, अगर उसको हम देखें तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द कैटालिटिक एक्शंस, ध्यान देना, सबसे पहले इस रिएक्शंस में Fe3+ के रूप में हमारा आयन होता है, Fe3+ के रूप में, तो पहले आयोडाइड आयन को इसको पहुंचा देता है किसमें, आयोडीन में, और जाहिर सी बात है अगर इनको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो Fe3+ आयोडाइड आयन को I2 में पहुंचा, खुद वहां पर चेंज हो जाता है Fe2+ में। लेकिन जैसे ही Fe2+ बना तो ये आयन बनते अब किसमें, किसके पीछे लग जाता है, H2OH2- पर सल्फेट के पीछे लगता है, और पर सल्फेट को कहाँ पर पहुँचा देता है, सल्फेट में, और खुद कहाँ पर पहुँच जाता है, आप देखेंगे यहाँ पर खुद ये पहुँच जाता है, ठीक है, Fe3+ में। और कैटलिस्ट का काम मैं आपको बताऊँ, इनिशियल में जितना होगा जैसा होगा, फाइनल में आपको फिर से वैसे ही उतना ही दिखने को मिलेगा।
इसलिए Fe3+ के रूप में इन्वॉल्व हुआ, बीच में Fe2+ बना, लेकिन फाइनली यहाँ पर फिर से Fe3+ बन जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा I- को भी कैटलाइज किया और साथ साथ यहाँ पर सल्फर सल्फेट को भी कैटलाइज किया और फाइनली Fe3+ से फिर से फाइनली Fe3+ में ही पहुँच जाता है। तो ये रिएक्शंस आपको यहाँ पर बताई गई थी। चलो इनके और जो यूजेस हैं वहाँ पर बात करते हैं। कहता है कि जो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं हमारे, इनका हम एक जगह और यूज़ कर सकते हैं, वो है यहाँ पर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स प्रिपरेशंस में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सवाल आता है ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होगा। अगर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की बात करते हैं, थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा यहाँ पर कि ये जो बड़ा सा कोई भी सॉलिड बनता है, कोई कंपाउंड्स बनता है, तो कैसे बनता होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि हम लोग सॉलिड स्टेट तो नहीं पढ़ते अब, लेकिन ऐसे कोई भी मेटल है या फिर आयन है, एटम है, वो जब एक दूसरे के साथ वहाँ पर कोई क्रिस्टल बनाते हैं, कोई सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है, वैसे बहुत डिफरेंट टाइप की वहाँ पर पैकिंग पाई जाती है। एक सिंपल सी पैकिंग में आपको बता रहा हूँ। मान लेते हैं उनके एटम ऐसे जुड़े हैं, फिर ऐसे भी नीचे जा करके उनके एटम ऐसे जुड़ते जा रहे हैं, एक ऐसे जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं यहाँ पर, वो ऐसे जुड़ते जा रहे हैं। ये उनका एक तरीका होगा कि एक एटम दूसरे एटम के कैसे करीब आएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये बताया गया कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर एटम एक दूसरे के साथ जुड़ तो रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं बीच में कुछ जगह खाली रह जा रही। देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये जगह बीच में रह जाती है। और इन जगहों को हम दो नाम दे सकते हैं। एक तो हम इनको वॉइड कहते हैं और दूसरा इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। क्या बोलते हैं, वॉइड और इंटरस्टिशियल स्पेस भी कह सकते हैं। इनके बीच में जो जगह बच जाती है उसको इंटरस्टिशियल स्पेसेस या फिर वॉइड कहते हैं। अब होगा क्या यहाँ पर देखो, इस वॉइड की अगर मैं बताऊँ, ये वॉइड बहुत बड़े नहीं होते, बहुत छोटे छोटे स्पेसेस छूट जाते हैं। इन छोटे छोटे स्पेसेस में क्या हो, छोटे छोटे एटम्स जा करके बैठ, जैसे कार्बन बैठ जाए, कहीं हाइड्रोजन बैठ जाए, कहीं नाइट्रोजन बैठ जाए, कहीं बोरान बैठ जाए। ठीक, ऐसे लोग जाकर के छोटे छोटे स्पेसेस में, जिसको इनका नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, जाकर छोटे छोटे एटम्स वहाँ पर ट्रैप्ड हो जाए, ऐसा लगता है वो जाकर वहाँ पर फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं तो वहाँ पर या फिर ट्रैप्ड हो जाते हैं, तब बताओ कि तब एक वहाँ पर जो कंपाउंड्स बन के तैयार होता है उसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बन गए। अगर अभी कोई नहीं ट्रैप्ड है तो कहेंगे एकदम प्योर फॉर्म में। फिर अगर जाकर उसके बीच बीच में वहाँ पर खाली जगह पे बैठ जाते, कहते हैं कि अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको याद रखना, अब सवाल आता है क्या ये फिक्स है कि कितने कार्बन बैठेंगे, कितने हाइड्रोजन बैठेंगे। कहा गया ये कोई फिक्स नहीं होता है, यहाँ पर कोई स्टिकियोमेट्री एकदम फिक्स नहीं होती कि इतना इतना रेशियो में ही वो बैठेंगे। और साथ ही साथ ये यहाँ पर बैठा है तो भाई जाहिर सी बात है इनके साथ कोई न कोई लगाव होगा, कोई न कोई बॉन्ड बनाएगा। वो बॉन्ड कौन सा होता है, ये जो हमारे छोटे छोटे एटम जाके बैठे हैं, इन मेटल के साथ कोई लगाव होगा, कोई न कोई बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा, तभी तो रुक सकते हैं वहाँ पर। बताया गया वो बॉन्ड ना तो प्योरली आयनिक होता है, ना तो प्योरली कोवैलेंट। हम ऐसा नहीं कह सकते वो आयनिक ही होगा 100%, हम ऐसा ये भी नहीं कह सकते वो कोवैलेंट ही होगा। तो ऐसी लाइन आपकी बुक में लिखता है, तो आपको ध्यान देना। आज समझ में, चलो इसको रीड करते हैं क्या बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते, कहा गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड व्हेन, कैसे बनेगा, व्हेन स्मॉल एटम लाइक जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर जाकर के फंस जाते हैं ऑफ द मेटल्स, तब जाकर के इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर आपको यहाँ पर यह कहता है कि दे आर यूजुअली नॉन स्टिकियोमेट्रिक। यहाँ पर कोई स्टिकियोमेट्रिक फिक्स नहीं होता है कि इतना इतना वहाँ पर जाकर के रिएक्शंस करेगा। नॉन स्टिकियोमेट्रिक एंड नाइदर टिपिकल नॉर कोवैलेंट। बताया गया ना तो वो टिपिकली वहाँ पर आयनिक होगा, ना तो कोवैलेंट होगा। हम ऐसे नहीं कह सकते वो 100% आयनिक या फिर 100% वहाँ पर कोवैलेंट ही होगा, ये जो बैठ करके वहाँ पर बॉन्ड बना रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया, ITC, Mn4n, Fe3H, VH, देख रहे हैं यहाँ पर H के नंबर 0.56 है, TiH 1.7। तो कोई फिक्स नहीं होता है, कितना भी हो सकता है वहाँ पर। अब जो सबसे मेन पॉइंट है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपसे पूछे जाने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, वो हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर कहा गया कि अगर यहाँ पर हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बन गया, मान लेते हैं कोई एक प्योर मेटल था, उसने अपने बीच में जो जगह बची थी वहाँ पर छोटे छोटे मेटल्स एटम्स को बिठा लिया। अब उसको बिठाने के बाद जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का नाम दिया गया, क्या उसको फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। ठीक है, वो मेटल पहले जैसा ही है या फिर उसमें कुछ बदलाव हुआ, तो क्या होगा, अब वो हमें देखना है। 4 पॉइंट्स है, चारों अपने आप में बहुत खास हैं, इन चारों का यूज़ कर सकता है आपके क्वेश्चंस को बनाने में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। कहा गया द प्रिंसिपल फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज कंपाउंड आर एज फॉलो। क्या क्या होगा ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, क्या खास बात होगी उनकी। नंबर 1 पॉइंट्स, दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हायर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल। कहा गया जितना उसके प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट था, ठीक, अब उससे भी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखने लगा।
और हमको पता है कि हम लोग ज़्यादातर मेटल का यूज़ करते चाहते हैं कि वो अच्छा खासा मेल्टिंग पॉइंट्स रखे। तो हम ऐसा कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट और इंप्रूव होती चली जा रही है अगर वो इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स बनाता है तो। चलो अगली क्वालिटी, दे आर वेरी हार्ड, बहुत कठोर हो जाते हैं। कहता है सम बोराइड्स अप्रोचेज डायमंड्स इन हार्डनेस। कह रहा है कि इतने ज़्यादा हार्ड होने लगते हैं कि कुछ बोरान के, जैसे कि इंडस्ट्रियल स्पेस में अगर बोरान ट्रैप्ड हो गया तो उसको हम बोराइड्स भी बोल सकते हैं। कहा गया कुछ बोराइड्स जो हो जाते हैं ना वो क्या कर जाते हैं, डायमंड को भी टक्कर देने लगते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड होने लगते हैं। क्योंकि हमें पता है डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ है। अगर कोई उनको भी चैलेंज कर रहा है इसका मतलब जाहिर सी बात है उनकी हार्डनेस बहुत ही ज़्यादा होती चली जाती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनने की वजह से। और क्या बताता है, कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेटल है, मेटल के पास अच्छी खासी मेटेलिक कंडक्टिविटी पाई जाती है, कुछ ऐसा तो नहीं है कहीं उनके पता चले उनकी मेटेलिक कंडक्टिविटी पे फर्क आने लगे, ठीक है, वो कम हो जाए ज़्यादा हो जाए। तो एक लाइन साफ साफ आपको कह देता है कि इस बात का ध्यान रहे, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, वो अपने मेटेलिक कंडक्टिविटी को बरकरार रखते हैं, ठीक है, वो अपने मेटेलिक कंडक्टिविटी को क्या करते हैं वहाँ पर बरकरार रखते हैं, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होती, वो अपनी मेटेलिक कंडक्टिविटी को बना करके रखते हैं। और आखिरी लाइन यहाँ पर कहता है दे आर केमिकली इनर्ट, याद रखना वो केमिकली क्या हो जाते हैं, इनर्ट होते हैं। तो एक बार फिर से सभी पॉइंट्स को अगर फोकस किया जाए, बताया गया उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इंटरस्टिशियल सा अपने प्योर फॉर्म से ज़्यादा होगा और हार्डनेस बढ़ जाती है। यहाँ तक कि बताया कि कुछ बोराइड तो डायमंड की तरह हार्डनेस रखने लगते हैं। तीसरा पॉइंट, उनकी मेटेलिक कंडक्टिविटी जो हो जाती है वो रिटेन होती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको याद रखना है कि वो क्या होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। अब अगर कभी इस ऑप्शन में बदलाव करे तो क्या करेगा, बताए कहेगा दे हैव हाई की जहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट बोल देगा, जब से पूछेगा करेक्ट है कि इनकरेक्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट्स देन दैट आर द प्योर फॉर्म्स, तो आप बताओगे गलत। कल को यहाँ पर जो कह रहा है वेरी हार्ड, कहेगा वेरी सॉफ्ट बोल सकता है। और जिसे कह रहा है कि रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी कह सकता है दे लूज मेटेलिक कंडक्टिविटी। तो ये सब लाइन याद रखना। यहाँ पर कहते हैं दे आर केमिकली इनर्ट, क्या देगा कहीं केमिकली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये सब टर्म में थोड़ा सा बदलाव करेगा चीज़ें बदल जाएंगी, इसीलिए हर एक पॉइंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चारों पॉइंट्स को रख करके किसी एक में थोड़ा सा बदलाव कर देगा और आपसे कहेगा कि बताओ इसमें से कौन इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये रहा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में। फिर आते हैं यहाँ पर एक और पुरानी बात, यहाँ पर कह रहा है कि ये लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बनाते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं लिखता, अच्छी बातें नहीं लिखता, क्योंकि इसके लिए हम पूरा एक चैप्टर पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आपको यहाँ पर ये कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कह रहे द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स, दिस इज ड्यू टू द कंपैरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन। और ये इसकी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिवली यहाँ पर इनकी साइज हो जाती है डी ब्लॉक की, इनकी साइज छोटी होती है और इनके पास ये भी क्वालिटी हो जाती है, छोटी साइज होती है तो हाई चार्ज इंटेंसिटी देखने को मिलता है, लिगेंड इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और लिगेंड जब इनके पास आता है तो इनके पास जगह की कमी नहीं, अपने डी ऑर्बिटल या फिर और भी ऑर्बिटल्स हैं जिसको प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। वही एक बार फिर से लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, दिस इज ड्यू टू द comparatively small size of the metal ion, their high ionic charge and the availability of d orbital for bond formations, ठीक है। तो ये क्वालिटी होने की वजह से वो क्या कर जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी फॉर्मेशंस करते हैं। चलो एक और हम यहाँ पर बात करते हैं, अगला बताया कि एलॉय फॉर्मेशंस, कहाँ पर एलॉय फॉर्मेशंस में भी इनका यूज किया जाता है। एलॉय का मतलब समझते हैं, जब दो या दो से अधिक मेटल आपस में क्या कर जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं और इस कदर मिलते हैं कि वो एक नए मेटल, जैसे लगता है कोई एक नया मेटल बन गया इन दोनों के मिलने की वजह से, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर ये दो लोग मिल करके यहाँ पर जो नई चीज़ बनाए उसको कहते हैं इसका एलॉय है, ठीक है। और याद रखना उनकी मिक्सिंग बहुत अच्छी मिक्सिंग होती है। जैसे एक टर्म यूज़ होता है जब एक ट्रू सोल्यूशंस की बात होता है, होमोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। वैसे कहा जाता है यहाँ पर लगभग ये भी क्या हो जाता है, एक होमोजेनस सॉलिड बनाते हैं। होमोजेनस सॉलिड मतलब मान लेते हैं जैसे हमारे पास दो मेटल ए और बी, अब ऐसा नहीं क्या बताओ कि किसी एक किनारे पे गए तो उस मेटल में हमने देखा 1:1 का रेशियो है और किसी दूसरे किनारे पे तो 2:1 का हो गया, ऐसा नहीं होगा। पूरा वहां पर क्या थ्रू आउट द पूरा सॉलिड में आपको सेम रेशियो ही देखने को मिलता है, इसलिए टर्म यूज करता है होमोजीनस सॉलिड बनाता है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर एन एलॉय इज ब्लेंड मिक्सचर ऑफ मेटल प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट्स, कई मेटल्स को मिला करके मेटल्स का मिक्सचर्स होता है एलॉय। एलॉय में भी क्या हो सकते हैं वहाँ पर, आप बताओगे, ऐसे भी कह सकते हैं होमोजेनस सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द एटम ऑफ वन मेटल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली अमंग द एटम ऑफ अदर।
जिसमें क्या हो जाता है, एक एटम या फिर एक मेटल किसी दूसरे में वहां पर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो नेक्स्ट आपको पॉइंट यहां पर कहता है, यहां पर ध्यान देना, द एलॉय शो फॉर्म्स आर हार्ड एंड हैव ऑफन हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, द बेस्ट नोन। आपको पता है एलॉय अगर हम बना रहे हैं तो इसीलिए तो बना रहे होंगे, कोई एक नई चीज़ बने जिसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, तो इसलिए बताया कि एलॉय की ज़्यादातर ये खास बात देखने को मिलती है। कुछ एलॉय के एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया कि वो हमें एकदम टिप पे होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं फेरस एलॉय, किसकी बात कर रहे हैं, फेरस एलॉय। तो याद रखना फेरस एलॉय में कौन कौन होता है, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, आयरन, मैग्नीज। तो याद रखना ये यहाँ पर टोटल 5 लोग हैं, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज। तो क्या हो जाएगा, आप बताओगे क्रोमियम, फिर वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम और मैग्नीज। ये लोग होते हैं आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ वेराइटी ऑफ स्टील, या फिर क्या हो जाता है स्टेनलेस स्टील, और अच्छी क्वालिटी का स्टील। तो बताया गया कि इनका हम यूज़ करते हैं स्टील वगैरह बनाने में, और स्टेनलेस स्टील बनाने में हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है, फेरस एलॉय का। अब आपको यहां पर मैं आपको बता दूं, एलॉय ऑफ ट्रांजिशन मेटल विथ नॉन ट्रांजिशन मेटल्स। एलॉय की बात करते हैं तो हम ऐसे लोगों की बात करें जिसमें ट्रांजिशन मेटल भी मिला हुआ है और नॉन ट्रांजिशन, उनके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन दोनों मिलकर के जो एलॉय बनाएंगे, जैसे याद रखना यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल्स देता है, ये दोनों बी वाले, ब्रास और ब्रोंज, ठीक है, ये 2 लिखता है, 2 मैंने और आपको यहाँ पर बताया। ब्रास के बारे में कहता है कॉपर और टिन। अगर देखा जाए कॉपर हमारा कौन है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, जबकि हमारा यहाँ पर जिंक क्या हो जाता है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं, क्योंकि वही हम पढ़ने जा रहे हैं, एक ट्रांजिशन और एक नॉन ट्रांजिशन। अच्छा, ब्रोंज में भी 2 हैं, कॉपर और टिन। तो कॉपर तो ट्रांजिशन हो गया, तो टिन क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांजिशन, क्योंकि जो डी वाला नहीं है, डी वाले ही ट्रांजिशन होते हैं कुछ लोग को छोड़ करके, और जो डी के बाहर वैसे भी तो नॉन ट्रांजिशन ही तो हुए। एसएन कहाँ पर आता है, कार्बन फैमिली का मेंबर है वहाँ पर, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिशन या नॉन ट्रांजिशन है, ठीक है। तो याद रखना ब्रोंज में कौन है, कॉपर और टिन। इसको एक कोड हम लोग अगर चाहें तो वहाँ पर याद कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सन की ब्रो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और सन की ब्रो से अगर हम देखें यहाँ पर, सन की मतलब SN, और को का मतलब की का मतलब यहाँ पर अब बताओ कि कॉपर, और ब्रो का मतलब ब्रोंज, ठीक है, क्योंकि ऐसा वहां पर ना हो कि कल को पता चले कि 2 तो थे, एक ब्रास और एक ब्रोंज था, लेकिन किसमें जिंक था किसमें टिन था ये नहीं पता चल रहा। अगर हम एक को पकड़ लेते हैं यहाँ पर कि ऐसे कोड से याद कर लेते हैं कि हाँ सन की ब्रो, ब्रो का मतलब ब्रोंज, SN टी मतलब टिन और कौन, कॉपर, ठीक है, की का मतलब यहाँ पर कॉपर से लिया गया, SN कॉपर, ये क्या हो जाते हैं, ब्रोंज के एग्जाम्पल है, जिसका मतलब कॉपर और जिंक क्या हो जाएगा, वो ब्रास के एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम याद करना चाहें तो इसको भी याद कर सकते हैं, गन मेटल जिसमें कॉपर, टिन और जिंक तीनों लोग आ जाते हैं, और एक होता है जर्मन सिल्वर बोला जाता है, जिसमें कॉपर, निकिल और जिंक होता है, लेकिन याद रखना सिल्वर तो नाम बोला जाता है लेकिन इसमें सिल्वर एब्सेंट होता है। तो आप बताना कॉपर जो कि ट्रांजिशन है, निकिल ट्रांजिशन है, जिंक नॉन ट्रांजिशन। अगर इसमें आते हैं गन मेटल में कॉपर ट्रांजिशन, जबकि टिन और Zn दोनों नॉन ट्रांजिशन। तो ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने आपको बताया, 2 आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन मेटल मिलकर के जो एलॉय बनाते हैं उसके एग्जाम्पल की बात हुई है, ठीक है। ब्रास और ब्रोंज जरूर याद रखना। चलो, ऑक्साइड के बारे में तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, लेकिन वो दोबारा फिर से बताना चाहते हैं, शायद कुछ नई चीज़ सिखाना चाहते हैं हम। देखो, इससे पहले जब हम ऑक्साइड्स को देखे थे तो वहाँ पर ऑक्साइड मैंने कहा था कि स्कैडियम से लेकर के पूरा मैग्नीज तक हायर ऑक्सीडेशन नंबर अपना ऑक्साइड्स बना रहे थे, फिर उसके बाद उतना हायर ऑक्सीडेशन नंबर आगे नहीं देखने को मिला। स्कैडियम के बारे में आपको बताया तो अपना मोनो ऑक्साइड्स नहीं बनाता था, इसके बाद सब कोई मोनो ऑक्साइड्स बनाते थे, और क्या हो जाते थे वहाँ पर, आयोनिक होते थे। सवाल इतनी सारी बातें तो सिखा चुका है, फिर क्यों यहाँ पर हेडिंग डालता है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। तो याद रखना यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है। यहाँ पर आपको अभी वहाँ पर पीछे जो हम पढ़े तो वहाँ पर उनके नेचर के बारे में नहीं बताया कि एसिडिक होगा, कि बेसिक होगा, कि न्यूट्रल होगा, कि एम्फोटेरिक, कैसा नेचर होगा, ये वहाँ पर नहीं बताया। उसको बताने के लिए यहाँ पर एक हेडिंग वो फिर से डालता है, कहता है ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनाइन ऑफ मेटल्स। तो अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अगर बता दूं तो याद रखना कि मेटल्स अगर कोई हायर ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है, वैसे भी मैंने आपको पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली में बताया था, जितना कोई एलिमेंट जितना ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन नंबर के साथ अपना ऑक्साइड्स बनाएगा उसके अंदर उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर आता जा रहा है। इसका मतलब जितना कम ऑक्सीडेशन नंबर के साथ होगा उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर उतना कम, और अगर एसिडिक कैरेक्टर कम तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल कोई भी हो, हम ये कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, ठीक है, कि एसिडिक कैरेक्टर का बढ़ता हुआ क्रम, बेसिक कैरेक्टर का घटता या फिर बढ़ता हुआ क्रम। तो हमारे पास ये होगा कि जब भी हमसे पूछा जाए
एसिडिक स्ट्रेंथ हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली, ठीक है, अगर ऑक्साइड्स का देखते हैं। और बेसिक कैरेक्टर पूछा जाए तो बताओगे ऑक्सीडेशन नंबर के इनवर्सली। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हैं। ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनायन ऑफ मेटल्स। द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज form a number of oxides having a general formula MO, M2O3, M3O4, MO2, M2O5, MO3। और कहता है ये सब हम पहले से ही जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर ये क्या याद करना है। क्या आप पूरा जाकर के वो सीरीज देखोगे, वो टेबल जो वहाँ पर था तो आपको पता है स्कैडियम MO टाइप का नहीं बनाता था, इसके अलावा 3 ऑक्सीडेशन नंबर का अगर कोई बनाएगा तो इस टाइप का बनाएगा। अच्छा, ये वाला कब बनता था अगर हम देखें, M3O4 इस टाइप का कब बनता था, इसको कहता था मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या बोलते थे, मिक्स्ड ऑक्साइड। कितने मिक्स्ड ऑक्साइड बताया था आपको, वहाँ पर मैग्नीज का था, आयरन का था और कोबाल्ट, और सबका ये 34 वाला 34, यहाँ पर एक और ऐड कराया था लेड वाला, ठीक है, Pb3O4। ये मिक्स्ड ऑक्साइड, इसका 4 ऑक्सीडेशन नंबर, 5 ऑक्सीडेशन नंबर, 6 ऑक्सीडेशन नंबर, इस टाइप के ऑक्साइड्स बन रहे थे, ठीक। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर फिर से पुरानी लाइन रिपीट कर रहे हैं, ऑल दीज मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड। मोनो ऑक्साइड ये नहीं बना पाते, इसके अलावा सब बनाते हैं। और ये कैसे हो जाते हैं, आयोनिक नेचर के होते हैं, जितने भी MO पाए जाते हैं। फिर मेन पॉइंट्स पे आते हैं जिसको बताना चाहते हैं ये यहाँ पर। ऑक्साइड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर बेसिक इन नेचर। इसका मतलब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा तो मेटल की बताओ कि बेसिक स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल के डायरेक्टली क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ जाएगा। चलो जैसे कुछ एग्जांपल्स वगैरह और कुछ चीज़ें यहाँ पर देखें। अच्छा, जब मैक्सिमम पे होगा, इससे एक समझ में आता है कि अगर बहुत मैक्सिमम पे है तो कैसे उसका अच्छा खासा एसिडिक करेक्टर होगा, मिनिमम पे है तो वहाँ पर बेसिक करेक्टर है, इसके बीच का हुआ तो कहेंगे एम्फोटेरिक करेक्टर होगा वहाँ पर। तो आपको यही कहता है कि द ऑक्साइड इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट और एम्फोटेरिक इन नेचर। चलो आपको नेक्स्ट पॉइंट कहता है द ऑक्साइड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और एसिडिक नेचर। अगर कोई हायर ऑक्सीडेशन नंबर पे है तो उसके बाद ज़्यादातर चांसेस है कि कहीं एसिडिक करेक्टर हो जाए। और ऐसा भी हम लोग जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनके ज़्यादातर ऑक्साइड हमारे बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा एक लाइन बना दिया तो हर जगह ये फिट ही बैठेगा। यहाँ पर देखते हैं कुछ हमें नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कुछ मेटल के ऑक्साइड होंगे जिनके अंदर कुछ और करेक्टर होगा जो हमसे उम्मीद करते हैं। जैसे V2O5 की बात करते हैं, कहा गया इनका बिहेवियर एम्फोटेरिक है, लेकिन ज़्यादातर इनके अंदर का जो करेक्टर देखने को मिलता है मेनली कैसा हो जाता है, एसिडिक। V2O5 इज एम्फोटेरिक तो मेनली एसिडिक एंड इट गिव्स VO4 3- एज वेल एज VO2 + साल्ट। और ये क्या हो जाता है, यहाँ पर एम्फोटेरिक होता है तो ये यहाँ पर जब किसी रिएक्शन करेगा VO4 3- और साथ साथ यहाँ पर VO2 साल्ट भी दे सकता है। अब अगर हमें वेनेडियम के कई ऑक्साइड उनका बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक स्ट्रेंथ देखना है भाई। अगर हमें वहाँ पर देखना है जिसका ऑक्सीडेशन सबसे कम होगा हम उसी को कहेंगे ज़्यादा बेसिक है, और जिसका ज़्यादा है उसको कहेंगे ये कम बेसिक होगा। अब जैसे V2O3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कितना, +3, इनका +4 और इनका +5। अभी ऊपर बताया कम ऑक्सीडेशन नंबर तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है, और ज़्यादा तो कम। अब यहाँ पर V2O4 की बात करते हैं, देखना यहाँ पर V2O4 कह रहे डिजोल्व इन एसिड टू गिव्स VO2 + साल्ट। ये एसिड से रिएक्शंस करके वहाँ पर क्या करते हैं, VO2 साल्ट देते हैं। और एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं मतलब इनके पास बेसिक करेक्टर होगा। V2O5 के बारे में बता रहे हैं और इनके एम्फोटेरिक बिहेवियर को बताने जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर आपको लिखा कि V2O5 एम्फोटेरिक है, भले ज़्यादा करेक्टर एसिड से मैच करता है। V2O5 रिएक्ट विथ एल्कलीज मतलब बेसिस एज वेल एज एसिड। और आपको पता है कि जो एसिड और बेस दोनों रिएक्शंस करेगा उनको कहते हैं भाई ये एम्फोटेरिक है। कह रहे एल्कलीज रिएक्शंस करके तो VO4 3- बनाता है और एसिड से रिएक्शन करके VO4 + बनाता है। VO4 3- VO4 + रेस्पेक्टिवली वहाँ पर बनाएगा। फिर आगे अगर बात करते हैं Mn2O7 और CrO3, ये लाइन इंपॉर्टेंट है जिसको अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड जनरली हम यही सीखे रहते हैं बेसिक भाषा में कि वो क्या हो जाते हैं हमारे, वो बेसिक होते हैं। लेकिन हमें 2 मेटल के ऑक्साइड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, Mn2O7 जो कि अपने +7 में जाके बनाया है, CrO3 जो अपने मैक्सिमम 6 तक पहुँच करके वहाँ पर ऑक्साइड बनाया है। और क्या लिखता है आगे, ये कहता है भाई ये एसिडिक मेटल होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स ये एसिडिक नेचर के होते हैं। लगता था मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक हो सकते हैं, लेकिन ये एसिडिक हुआ। यहाँ तक कि V2O5 को भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है कि एसिडिक है, लेकिन यहाँ पर आपको एम्फोटेरिक लिख रहा है, एसिड और बेस दोनों रिएक्शन कर रहा है तो हम इसको एम्फोटेरिक बोलेंगे। और जैसी लाइन एनसीईआरटी लिखा है कि हाँ ये एम्फोटेरिक होता है लेकिन ज़्यादातर मेनली एसिडिक होता है, तो ऐसी लाइन आएगा तो उसको टिक करेंगे। और Mn2O7 CrO3 के लिए साफ साफ कहेंगे क्या हो जाता है,
एसिडिक मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। चलो एक एग्जांपल आपको क्रोमियम का समझा रहे हैं। क्रोमियम के डिफरेंट ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्साइड हैं, CrO, Cr2O3, CrO2, CrO3, ठीक है। अगर देखा जाए CrO मोनो ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और इसके बाद यहाँ पर जो ट्राई ऑक्साइड है यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ जाता है, और बीच में इसका +3, इसका +4। तो आपको साफ साफ लिखता है कि कहा गया कि जो मोनो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे हैं, बेसिक, और जो यहाँ पर ट्राई ऑक्साइड देख रहे हैं जिसमें +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, वो एसिडिक है, और बीच के 2 और 3 वाले को क्या लिखते हैं आपकी बुक में, ये एम्फोटेरिक है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, हम वहाँ पर टेस्ट थोड़ी नहीं करेंगे। हमें बताया गया मोनो ऑक्साइड्स बेसिक है, और यहाँ पर CrO3 जिसमें +6 ऑक्सीडेशन नंबर रखा है, मैक्सिमम जो रख सकता था वहाँ पर पहुँचाया, तो वो एसिडिक होगा, और बीच के 3 और 4 वाले जो ऑक्साइड क्रोमियम के बनेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, अब बताओगे वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये बताया गया था, ये टॉपिक फिर से आया था। तो यहाँ पर एसिडिक बेसिक नेचर को समझाने के लिए फिर उन्होंने आपकी बुक में वहाँ पर ऑक्साइड और ऑक्सो एनायन को पढ़ाया। अब आते हैं यहाँ पर कि आपकी बुक में और क्या बचता है। देखो अब यहाँ पर 2 कंपाउंड्स बचते हैं, ठीक है। अभी तो हम डी ब्लॉक के बारे में पूरी उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, क्या कैसे क्या बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का 2 कंपाउंड्स हमें पढ़ना होता है। एक होगा यहाँ पर K2Cr2O7 जिसको कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और दूसरा हो जाएगा KMnO4 जिसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हमें पढ़ना है, और इनके बारे में ऐसा नहीं हम पहली बार सीख रहे हैं, ऐसा लगता है हम इनको पहले से कहीं ना कहीं देखें, और ऑर्गेनिक पढ़ के आए हैं हम लोग। आपको पता है ऑर्गेनिक में कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात आती थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात आती थी, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात आती थी, तो वहाँ पर K2Cr2O7 और KMnO4 जरूर याद आते थे, ठीक है। तो अब वो जो हम वहाँ पर उनका यूज़ करते थे वो कहीं और नहीं, वो इनऑर्गेनिक के ही मेंबर है। अब हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये तो चलो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की वहाँ पर, तो हमें पता चला आखिर वो बनेंगे कैसे, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, अब वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डी ब्लॉक में आकर के इसको पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। पहला जो कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट, कहते हैं K2Cr2O7। बताइए कि एसिडिक K2Cr2O7 एक्ट एज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह काम करता है, वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। कौन, एसिडिक K2Cr2O7, ठीक है। ये हमें पहले से पता है। प्रिपरेशंस की बात करते हैं। प्रिपरेशंस के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना, इनको बनाना था तो बनाने के लिए कहा गया देखो अगर आपको डाइक्रोमेट बनाना है, डाइक्रोमेट तो बन जाएगा आसानी से, लेकिन पहला टास्क कंप्लीट करो, सबसे मैंने है कि पहले क्रोमेट बनाना सीखो। कहा कि अगर जिस दिन तुम क्रोमेट बना ले जाओगे ना, उसके बाद डाइक्रोमेट तो अपने आप बन जाएगा। अब क्रोमेट कैसे बनेगा, अब सवाल ये आता है। कहा कि क्रोमेट को बनाने के लिए हम लेके चलते हैं एक और होता है आयरन का, जिसको कहते हैं क्रोमाइट ओर। क्या बोलते हैं उसको, क्रोमाइट ओर कहा जाता है। कहा गया चलो ठीक है ले लिया क्रोमाइट ओर, अब क्या करें। कहा गया अब इसकी रिएक्शन एयर की प्रेजेंस में आप Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से कराओ। हमने कहा ठीक है करा दिया, तो कहा गया करा दिया गया। अब देखो क्या बना, तो आप देखेंगे वहाँ पर सोडियम का क्रोमेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा वहाँ पर, सोडियम का क्रोमेट। हमने कहा हमें तो डाइक्रोमेट बनाना था, ये तो क्रोमेट बना। कहा गया बन गया ना क्रोमेट, अब इसकी रिएक्शन एसिड से करा दो। और जब आप सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन आप एसिड से कराते हैं तब जाकर के आपने देखा ये तो डाइक्रोमेट बन गया। लेकिन फिर आप कहते हो हमें तो पोटेशियम का डाइक्रोमेट बनाना था, तो सोडियम का बन गया डाइक्रोमेट। कहा गया कोई दिक्कत नहीं, डाइक्रोमेट तक तो पहुंच गया ना। कहा गया अब इसकी रिएक्शन KCl से करा देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड से कराएंगे तो पोटेशियम क्लोराइड जाकर के Na को हटा करके वहां पर खुद जुड़ जाएगा और बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। कैसे, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं इनके प्रिपरेशन मेथड पे। प्रिपरेशन आपको बताता है डाइक्रोमेट आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट। डाइक्रोमेट को बनाना है तो हम कैसे, क्या तुम्हारा टारगेट होगा पहले क्या बना ले, क्रोमेट बना ले, विच इन टर्न आर ऑब्टेन्ड बाय द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर। और ये क्रोमेट कैसे बने कह रहे वो भी बता रहे। इसको हम बनाते हैं क्रोमाइट ओर FeCr2O4 विथ सोडियम या फिर पोटेशियम कार्बोनेट इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर। एयर की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, क्रोमाइट ओर की रिएक्शंस करा देते हैं। किससे, अब बताओगे सोडियम या फिर पोटेशियम के कार्बोनेट से। चलो जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये रहा क्रोमाइट ओर FeCr2O4, इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे Na2CrO4 बन जाएगा जिसको कहते हैं सोडियम क्रोमेट। तो सोडियम को जैसे यहाँ पर आयरन का क्रोमाइट और मिला खुश हो जाता है और कहता है कि चलो बना लेते क्या, अपना क्रोमेट बना लेते हैं। और फिर आयरन को कहता है तुम्हें तो अपना ऑक्साइड ये वाला पसंद है ना Fe2O3, चलो उसमें पहुँचा देते तुम्हें। और साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है। अब याद रखना कि हम क्रोमेट तक पहुँच चुके हैं, हमारा पहला उद्देश्य था क्रोमेट तक पहुँचना।
फिर इस क्रोमेट को क्या करते हैं, एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं H+ से, तो क्रोमेट एसिड से रिएक्शन करके क्या Na2Cr2 बना लेता है, क्या सोडियम डाइक्रोमेट और Na+H2 ये सब बन रहा है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे याद रखना, क्रोमाइट और कार्बोनेट से रिएक्शन करके क्रोमेट बना लेगा, फिर क्रोमेट क्या कर जाता है एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट बना लिया। अब हमारा सोडियम डाइक्रोमेट बन के मस्त में तैयार था। अब हमें इसको एक आखिरी वहाँ तक रिजल्ट तक पहुँचाना था। हमने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, सोडियम डाइक्रोमेट की KCl से। तो Na2Cr2 KCl से रिएक्शन कराता है तो क्या बन जाता है, K2Cr2O7 बन जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है। तो पूरी मेहनत कौन किया यहाँ पर, सोडियम, और लास्ट में किसको मिल गया यहाँ पर, पोटेशियम को। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना कि Na2CO3 से क्रोमाइट और क्रोमेट बना सोडियम, क्रोमेट को हमने पहुंचा दिया एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट, फिर डाइक्रोमेट को KCl से रिएक्शन करा करके पोटेशियम डाइक्रोमेट में पहुंचा देते। तो ये इनके प्रिपरेशंस का मेथड था। अब आते हैं यहाँ पर इनके लिए एक लाइन और बता दें। अगर हम देखें क्रोमेट और डाइक्रोमेट को अगर देखें तो क्रोमेट में भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और डाइक्रोमेट में भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। दोनों ही केसेस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, और उसमें अगर हमें कन्वर्ट करना है हमारे पास वहाँ पर pH चेंज होगा। जैसे pH चेंज का मतलब एसिडिक मीडियम देंगे तो उसमें से कोई किसी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बेसिक मीडियम देंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा इसको देखते हैं। याद रखना, अगर हमारे पास क्रोमेट है, क्या हो जाता है क्रोमेट, जैसे अभी ऊपर मैंने बताया सोडियम क्रोमेट था, एसिड से रिएक्शन कराया तो सोडियम का डाइक्रोमेट बन गया। इसका मतलब ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि क्रोमेट को अगर हम एसिड देंगे तो डाइक्रोमेट बना लेता है। तो सवाल आता है अगर डाइक्रोमेट से हमें क्रोमेट बनाना हो, आगे उसका उल्टा कर दो, बेस दे दो। तो वही आपको बताया गया कि क्रोमेट से अगर हम क्या करते हैं एसिडिक मीडियम देकर के डाइक्रोमेट में पहुंच जाएंगे, वही उल्टा अगर करना है तो बेसिक मीडियम दे दो, ठीक है, और वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। इसलिए कहते हैं ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ K2Cr2O7, K2Cr2O7 जो कि ऑरेंज कलर का है, इसको कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रिस्टलाइजेस आउट। इसको हम अगर क्रिस्टल बना के बाहर निकाल लिया। फिर कहा गया था क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन pH ऑफ द सॉल्यूशन। pH का मतलब वहां पर एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम। जैसे अगर हम देखें ये हमारा क्रोमाइट आयन है, ऑक्सीडेशन नंबर +6 यहाँ पर भी है। ये H+ का मतलब एसिडिक मीडियम, अभी एरो पर लिखा है एसिडिक मीडियम। तो ये चला जाता है डाइक्रोमेट, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट जा रहा है किसमें, एसिडिक मीडियम। इसके लिए कोड हम ऐसे लिख सकते हैं CAD, कैड। याद रखना क्रोमेट से डाइक्रोमेट में कौन लेके जा रहा है हमें, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम लेके जा रहा है। तो इसका जस्ट उल्टा, अगर डाइक्रोमेट से क्रोमेट में आना है तो हम क्या करेंगे, वहां पर बेसिक मीडियम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं ये डाइक्रोमेट है, बेसिक मीडियम में क्रोमेट आयन में चला सकते हैं। इसलिए याद रखना क्रोमेट से डाइक्रोमेट आप बताओगे एसिडिक मीडियम, तो उल्टा आपको कोई कोड की जरूरत ही नहीं। आप बताओगे उल्टा अगर जाना है तो हमारे बेसिक मीडियम देना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पर और सीखनी, इनका कलर भी अगर हमसे कभी पूछ लिया जाए, डाइक्रोमेट की बात करते हैं ये ऑरेंज कलर का है और क्रोमेट क्या हो जाता है हमारा येलो कलर का। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। हाँ, अगर देखा जाए कौन ऑरेंज है, कह सकते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है, जिसमें तो आप बताओ यहाँ पर O ज़्यादा है तो O की वजह से ऐसे एक कोड बना सकते हैं, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो आप बताओगे जहाँ पर Cr2O7 है, 7 वाला सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, तो वहाँ पर ऑरेंज कलर का होगा, ठीक है। ये तो अभी हम लोग इनको बनाए और इनका आपस में कन्वर्जन चेक किए, लेकिन अब आते हैं इनके मेन काम को हम देखते हैं। नाम है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। और K2Cr2O7 आपको पता है, ठीक है, ऑर्गेनिक में हम लोग इसको पढ़े हैं, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं भाई कौन कौन सा काम करेगा, किसको किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो क्या आ गया, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, एसिडिक K2Cr2O7 एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो जाता है कि ये लगभग लोगों को ऑक्सीडाइज कराते हैं और कोशिश इनकी रहती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तक उनको पहुंचा दिया जाए और बहुत तेजी से वहाँ पर ऑक्सीडाइज कराते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, एसिडिक K2Cr2O7 हम लेके चलते हैं। और एसिडिक जो यहाँ पर एसिड बोला जा रहा है, एसिड में तो कोई एसिड तो लेके चलना पड़ेगा, कोई और एसिड ने हम क्या लेके चलते हैं वहाँ पर, आप बताओगे वहाँ पर H2SO4 मेनली हम एसिड यूज़ करते हैं, जब हम इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अगर आपको याद, अगर एसिडिक K2Cr2O7 है, किसी को ऑक्सीडाइज कराएगा तो खुद तो रिड्यूस होगा। ऐसा कह सकते हैं K2Cr2O7 को कहा गया भाई किसी कुछ लोग हैं उनको रिड्यूस, उनको ऑक्सीडाइज कराना है, कहा गया हाँ करा देंगे ऑक्सीडाइज, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कहा गया क्या क्या शर्तें, कहा गया देखो मेरे साथ यहाँ पर पोटेशियम है। हमने कहा हाँ ठीक है। कह रहे पोटेशियम चाहता है कि हम अगर किसी को ऑक्सीडाइज करें तो अपना पहले सल्फेट बना लिया जाए। कहा गया ठीक है, पोटेशियम का सल्फेट बन जाएगा। फिर अगला कहता है कि यहाँ पर मेरे पास देखो क्रोमियम भी है,
और क्रोमियम भी कहता है कि अगर मैं किसी को ऑक्सीडाइज करूँ तो मैं भी अपना सल्फेट बना लूँ। कहा गया ठीक है, डन, तुम्हारा सल्फेट बना दिया जाएगा। तो कहा गया अब कर सकते हो? कहा गया हाँ, अगर आप इतना कर ले जाओगे ठीक है तो मैं किसी को ऑक्सीडाइज कर ले जाऊंगा। तो याद रखना यहाँ पर जब एसिडिक K2Cr2O7 किसी को भी ऑक्सीडाइज करेगा, कुछ प्रोडक्ट फिक्स हैं, उस पर हमें नहीं ध्यान देना, नहीं तो आप कहेंगे इतने सारे रिएक्शंस कौन रटेगा, इतने सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ बस उसी तरीके पे ध्यान देना। जब भी एसिडिक K2Cr2O7 ठीक है किसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो उसके कुछ प्रोडक्ट फिक्स होंगे, जैसे कौन, K2SO4, Cr2SO4 का होल थ्राइस और वाटर मॉलिक्यूल, ये सब जगह फिक्स होगा। और जो फिक्स होगा भाई वो हम याद क्यों करें, क्योंकि जब भी ये बनाएगा तो K2SO4 ठीक है, और अब बताओ कि Cr2SO4 का होल थ्राइस और वाटर तो फिक्स होगा, इसमें हमें मेहनत ही नहीं करनी। वैसे भी आपको पता है जब वॉल्यूमेट्रिक में आपको पढ़ा रहा था मैंने कहा था एसिडिक K2Cr2O7 जब किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता था, Cr2SO4 का होल थ्राइस। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन +3 जबकि इनका क्या हो जाता है +6। मैंने कहा था खुद का रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन। अब सवाल आता है ये तो फिक्स है, अब इसमें दिमाग नहीं लगाना ठीक है। अब जो मैं आगे बताऊंगा अब इसमें ये सबको भूल जाना, K2SO4, Cr2SO4 का होल थ्राइस और वाटर, ये सब जगह बनेगा, सभी रिएक्शन में एक बार देख लो सब जगह बना हुआ है। अब हमें याद क्या रखना है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अब इनके ऑक्सीडेशन के पावर को देखते हैं। जैसे हमने वहाँ पर I- आयोडाइड आयन जैसे फिर Ki लिख दिया, तो I- आप देख रहे हैं माइनस ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो इसको उठाकर कहाँ पर पहुँचा देगा, I2 में। कहा गया FeSO4 है, फेरस सल्फेट है +2, कह रहा है कि इसको फेरिक सल्फेट में पहुंचा देंगे। Fe2SO4 का होल थ्राइस +3 में। कह रहे कोई अगर सल्फाइट मिल जाए, तो सल्फाइट में SO3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +4। कहा गया +4 है, इसको +4 से +6 तक पहुंचा देंगे, +6 का मतलब सल्फेट में। कहा गया कोई नाइट्राइट मिल जाए, नाइट्राइट में नाइट्रोजन का अगर आप देखेंगे +3 ऑक्सीडेशन नंबर, कहते हैं इसको नाइट्रेट में इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में पहुंचा देंगे +5 में। ये सब कौन कर रहा है, K2Cr2O7। और याद रखना यहाँ पर H2S है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है, और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सल्फर का, बताओगे -2, और इसको कहाँ पर पहुँचा देता है, सल्फर में, मतलब 0 ऑक्सीडेशन नंबर में। सल्फाइड H2S को क्या पहुँचा देता है बताओगे, सल्फर में। और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर H2SO4 में पहुँचा देता है, कहाँ पर, H2SO4 में। और कहता है अगर कोई थायोसल्फेट होगा H2O3 यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप देखेंगे 6 में से दोगे +2 आ जाएगा, ठीक है ये। और यहाँ पर थायोसल्फेट को कहाँ पर, सल्फर सल्फेट और किसमें, सल्फर में पहुँचा देता है, ऐसा कुछ करता है वहाँ पर, ठीक है। और सबसे लास्ट में SN2+, इसको कहते हैं स्टेनस, स्टेनस को स्टेनिक में SN4+ में पहुँचा देता है। आया समझ में? तो एक बार फिर से क्या क्या प्रोडक्ट एसिडिक मीडियम अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो फिक्स होगा, K2SO4, Cr2SO4 का होल थ्राइस और वाटर, ये सब जगह फिक्स है, इस पे ध्यान नहीं देना, हम मेन प्रोडक्ट पे देखेंगे। और क्या होगा आप बताओगे, I- को I2, Fe2+ को Fe3+। अगर पूछा जाए कोई नाइट्राइड है तो नाइट्रेट, कोई सल्फाइड है तो सल्फेट, ठीक है। H2S को सल्फर में, ठीक है, तो SO2 को H2SO4 में, SN2+ को SN4+ में, थायोसल्फेट को आप बताओगे सल्फेट और सल्फर में कन्वर्ट करता है। तो ये इनके रिएक्शंस है, तो इसको अगर हम वहाँ पर अलग अलग पढ़े, एक इस बार में पढ़ लेते, जिससे कि हमें कुछ नहीं, बस मेन प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं कि इसको कहाँ पर पहुँचा देता है, जिससे कि आपकी सारी रिएक्शन यहाँ पर सिमट जाएंगे एक भी बार में, ठीक। ऐसा कुछ यहाँ पर था जो को होता है K2Cr2O7। चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे, मेन प्रोडक्ट पे फोकस करना, क्योंकि एक बार आपको जितने भी और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं एक बार अलग से आपको समझ लेना है कि भाई ये तो बनना तय है, तो जो नया बन रहा है उसी को देखना है, किसको कहाँ पर ऑक्सीडाइज करके पहुँचा रहा है। चलिए अगला जो कंपाउंड हमारे पास है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या हो जाता है वहाँ पर, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको कहते हैं KMnO4। क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको कहा जाता है KMnO4। और KMnO4 की अगर हम बात करते हैं, इनके बारे में भी सेम वही चीज़ है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कहता है चाहे एसिडिक मीडियम उठा लो, चाहे बेसिक मीडियम उठा लो, कहता है यहाँ तक कि न्यूट्रल भी उठा लो, हर जगह ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर देखते हैं, KMnO4 एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहाँ पर, एसिडिक मीडियम, बेसिक एल्कलाइन मीडियम, एज वेल एज करें न्यूट्रल भी उठा लो, कोई उठा लो, सब जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने वाला। फिर बनाने की बात आती है, भाई ये भी काफ़ी फेमस है, आपको सबको पता है, पूरे ऑर्गेनिक में इनका जलवा रहता था, ठीक है। यहाँ पर बनते हैं, घर इनका यहाँ पर है, और पूरा का पूरा एक्टिविटी वहाँ पर पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनका चलता था।
इसी को ऑक्सीडाइज करना है, अच्छे से ऑक्सीडाइज करना है तो इन्हीं को ही याद किया जाता। तो आज हम लोग देखते हैं ये बनते कैसे होंगे, ठीक है, क्या तरीका होगा उसको देखते हैं। तो आपको बताया गया यहाँ पर सबसे पहले कहता है प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 विथ एन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। कह रहे हैं कि हमारा पहला टारगेट, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कि MnO2 से रिएक्शंस कराएंगे और किसकी, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड से KOH वगैरह हो जाए, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3, फिर उसको ऑक्सीडाइज कराएंगे KNO3 की मदद से। देखो सबसे मैंने यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, चूंकि अभी डाइक्रोमेट हम पढ़ के आ रहे हैं, डाइक्रोमेट में मैंने कहा था कि ये काम करो पहले क्रोमेट बना लो, क्रोमेट बन जाएगा तो डाइक्रोमेट तो बन ही जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर आपको बताएगा पर मैग्नेट बनाने वाले, हम क्या बनाने वाले, पर मैग्नेट। तो यहाँ पर आपको कहता है भाई पर मैग्नेट तो बन ही जाएगा, एक काम करो पहले अगर कुछ करना है पहले मैग्नेट बना के दिखाओ। अगर हम मैग्नेट बना लिए, मैग्नेट में वही सेम फॉर्मूला हो जाएगा। आप बताओगे यहाँ पर K2MnO4 हो जाता था, पर मैग्नेट में KMnO4 होता है। पर मैग्नेट में +7 ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नेट में केवल +6 होगा, एक पोटेशियम और बढ़ जाता है। कह रहे कि भाई हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा, उसका टेंशन मतलब बस ये है कि पहले आप यहाँ पर मैग्नेट बनाने की व्यवस्था करो। जब मैग्नेट बन जाएगा तो पर मैग्नेट तो बन ही जाएगा। हमने कहा मैग्नेट कैसे बनेगा, कहा गया देखो उसके लिए तो आपको MnO2 लाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है ले लिया। कहा गया उसके लिए तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप के कोई हाइड्रोक्साइड्स उठाना पड़े। हमने कहा ठीक है KOH को ले लिया। कह रहे काम को अगर ले लिया तो इनको एयर की उपस्थिति में पहले रिएक्ट कराओ, और जैसे रिएक्ट करा दिया, मैंने कहा रिएक्ट हो गया। कहा ये रिएक्ट होगा, अब देखो जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना होगा कोई और नहीं होगा, ये मैग्नेट ही है। MnO2 KOH इन प्रेजेंस ऑफ एयर जब रिएक्शन करेगा तब मैग्नेट बन जाता। हमने कहा चलो ठीक है मैग्नेट बन गया, अब क्या करें, हमें तो पर मैग्नेट बनाना था। कहा गया कुछ मत करो, उसकी रिएक्शन एसिड से करा दो, या फिर क्या कर सकते हैं वहाँ पर न्यूट्रल मीडियम में उसकी रिएक्शंस करा दो, वो अपने आप खुद डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा, वो अपने आप रुकेगा नहीं, वहाँ पर डिसप्रपोर्शनेट होकर के एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में वो वहाँ पर मैग्नेट का फॉर्मेशन कर देगा और MnO2 भी बनाएगा। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया। तो अब रिएक्शंस उसको देखते हैं। तो आपको ये कहता है दिस प्रोसीजर दिस प्रोड्यूसेस द डार्क ग्रीन K2MnO4। ये जब इनसे रिएक्शंस कराएंगे तो कहा गया यहाँ पर प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा, डार्क ग्रीन कलर का। ये क्या हो जाता है आपको पता है, ये +6 ऑक्सीडेशन, ये मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट, विच डिसप्रपोर्शनेट इन कहाँ पर, न्यूट्रल या फिर एसिडिक सोल्यूशन टू गिव पर मैग्नेट। कह रहे पहले ये तो बना लो, पर मैग्नेट अपने आप बन जाएगा। हमने कहा ठीक है चलो वही बनाते हैं। MnO2 की रिएक्शंस हमने क्या किया, KOH से करा इन प्रेजेंस ऑफ O2 का मतलब एयर। तो आपने देखा K2MnO4 बन जाता है, इसको कहते हैं मैग्नेट, पोटेशियम का मैग्नेट। फिर कहा गया मर मैग्नेट लिया, मैग्नेट चाहे K को हटाकर यहाँ पर 2- लिख सकते हैं, ये मैग्नेट आयन हो गया। इसकी रिएक्शन एसिड से कराते हैं, एसिड सोल्यूशन से कराते हैं। तो आप देख रहे हैं मैग्नेट में ऑक्सीडेशन नंबर +6, पर मैग्नेट में +7 और MnO2 में +4 है। तो हम खुद देखेंगे भाई +6 से +7 हो गया, मैग्नेट से पर मैग्नेट बना दिया और साथ साथ यहाँ पर MnO2 भी बनाया। मतलब इसका क्या हो रहा है, डिसप्रपोर्शनेशन, +6 से 7 ऑक्सीडेशन, +6 से 4 रिडक्शन। तो इसीलिए सबसे पहला टास्क आपका यही होगा कि हम बना ले मैग्नेट। फिर मैग्नेट एसिडिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में आपको डिसप्रपोर्शनेट होकर के वहाँ पर मैग्नेट दे देगा। अब आपको कमर्शियली बता रहे हैं कि अगर बड़े स्केल पे बनाना है तो क्या जुगाड़ लगा सकते हैं वहाँ पर। कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलोड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट। कह रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि MnO2 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर KOH के साथ रिएक्शंस कराते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशंस कराते हैं एयर या फिर KNO3 से। तो MnO2 तुरंत के तुरंत बदल जाएगा किसमें, मैग्नेट आयन में। सेम वैसे ही जो ऊपर बताया उसी से मिलता जुलता। फिर कहा कि भाई चलो मैग्नेट आयन बन गया, अब क्या करें। अब यहाँ पर एक टर्म यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशंस करा रहे हैं, वो भी कहाँ पर, एल्कलाइन सोल्यूशंस में। तब कह रहे हैं मैग्नेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर मैग्नेट में। देख रहे हैं यहाँ पर व्यवस्था। सबसे मेन इसका मतलब कहीं ना कहीं हम मैग्नेट बना ले तो पर मैग्नेट की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपको यहाँ पर कहता है इन द लेबोरेटरी, अगर लैब में बनाना है थोड़ी सी मात्रा में, इन द लेबोरेटरी Mn2+ वाला आयन वाला कोई भी साल्ट उठा लो, इस ऑक्सीडाइज्ड बाई पर ऑक्सो डाई सल्फेट टू पर मैग्नेट। देखो यहाँ पर Mn2+ का जैसे MnSO4 उठा लिया, कोई भी Mn2+ उठाया, इसकी रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पर H2OH2- इसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्सो
डाई सल्फेट, इससे रिएक्शंस कराएंगे तो ये यहाँ पर अपना MnO4 माइनस बना देगा और SO4 2 माइनस और क्या निकल रहा है H प्लस। तो बनाने के यहाँ पर आपको एक मेथड और बताया गया, ये भी आपको ध्यान देना है कि Mn2 प्लस वाले को पर ऑक्सो सल्फेट से रिएक्शंस करा दे तब भी पर मैग्नेट बन सकता है। चलो ये तो प्रिपरेशंस की बात हो गई, जिस पे में भी हो सकता है पूछे या ना पूछे, लेकिन और जो और इम्पॉर्टेंट की बात करते हैं वहाँ पर उसकी तरफ बढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट, अगर हम बात करते हैं KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट का हीटिंग इफेक्ट देखें तो क्या होगा, और हीटिंग इफेक्ट लिए आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, ठीक है, कि अगर इसको हीट करेंगे तो ये डिसोसिएट कर जाएगा। ऑन हीटिंग वो भी कह रहे हैं 513 केल्विन टेम्परेचर, और हीट करके आपको पता है ये मैग्नेट दे रहा है, देख रहे हैं +7 से +6 वाला बनाने लगा, और मैग्नेट और साथ साथ यहाँ पर MnO4 बना रहा है, लेकिन सबसे मेन यहाँ पर एक है ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो याद रखना कि अगर पर मैग्नेट को हम क्या करते हैं 513 केल्विन पे हीट करते हैं, एक गैस इवॉल्व होती है, गैस कौन सी होगी, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। इसका हीटिंग इफेक्ट हमें वहाँ पर ध्यान देना है। हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि वहाँ पर मैंने आपको बताया था डाइक्रोमेट था और क्रोमेट था, याद है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमेट। डाइक्रोमेट का था ऑरेंज कलर का था और क्रोमेट क्या था वहाँ पर येलो कलर का था। वैसे सेम आपको कह रहा है कि यहाँ पर मैग्नेट आयन है MnO4 2 माइनस, और कौन है यहाँ पर मैग्नेट आयन है, मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन है। मैग्नेट आयन के लिए आपको लिखते हैं ये ग्रीन कलर का होता है और क्या हो जाता है पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कैसा हो जाता है पैरामैग्नेटिक, है ग्रीन कलर का। और पर मैग्नेट की अगर बात करते हैं जो आपका +7 वाला है, ठीक है, पर वाला, तो बताया गया ये क्या हो जाएगा डार्क पर्पल कलर का होगा, या फिर इसको ऑलमोस्ट ब्लैक भी बोल सकते हैं, होता क्या है डायामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मैग्नेट की बात करते हैं तो ग्रीन कलर का है पैरा, और अगर वहाँ पर मैग्नेट की बात करते हैं डार्क, और क्या हो जाएगा आप बताओगे ऑलमोस्ट ब्लैक या फिर और साथ ही साथ उसका नेचर होगा डायामैग्नेटिक। अब आते हैं मेन पॉइंट्स इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और जब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं तो एक बार फिर से इनकी तारीफ में वही पुरानी लाइन लिखता है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चाहे बेसिक चाहे एसिडिक चाहे न्यूट्रल मीडियम उठाएं। तो कहते हैं KMnO4 एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक एज वेल एज इन न्यूट्रल मीडियम, ठीक है, एसिडिक बेसिक एज वेल एज इन न्यूट्रल मीडियम। फिर अगर हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम, तो याद रखना कहता है कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 का कन्वर्जन Mn2 प्लस में होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको याद हो, जब वॉल्यूमेट्रिक मैंने पढ़ाया था वहाँ पर बताया था एसिडिक मीडियम में अगर KMnO4 किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इसके लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 बताया था, क्योंकि वहाँ पर KMnO4 Mn2 प्लस या फिर MnSO4 में कन्वर्ट हो जाता था, तो जिसकी वजह से याद रखना वहाँ पर क्या हो जाएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 का होगा। लेकिन यहाँ पर एक लाइन और याद रखना, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम KMnO4 का कन्वर्जन MnO2 में होता है, ये लाइन याद रखनी। देखो बेसिक में जब स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम का टर्म ऐसा यूज करेगा तब वहां पर कन्वर्जन कुछ और करेंगे, तब KMnO4 को K2MnO4 में लेके जाएं, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन बोला तो। लेकिन अगर नॉर्मली ऐसा बेसिक एल्कलाइन बोलता है तो हम क्या करते हैं न्यूट्रल की तरह इसको भी हम कहाँ पर लेके जाएंगे, MnO4 को हम MnO2 में लेके जाएंगे, जहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 का आएगा, जो मैंने आपको वॉल्यूमेट्रिक बताया था वैन 153, ठीक है, BAN 153। तो अब आपको याद रखना जब स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन यूज करेंगे तब वहां पर X की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। लेकिन अगर वैसे केवल एल्कलाइन बोला, बेसिक बोले और वहां पर क्या बोलते हैं न्यूट्रल बोले, तो आपको 3 मिलेगा, क्योंकि KMnO4 वहां पर MnO2 में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो कन्वर्जन हो। अब आते हैं फिर से हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस पे, ठीक है। रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में क्या इसकी रिएक्शंस होगी उसको ध्यान देते हैं, ठीक है। एसिडिक मीडियम में होने वाली इनकी रिएक्शंस, तो फिर से अगर एसिडिक मीडियम में KMnO4 लेते हैं तो एसिडिक का मतलब कौन सा एसिड यूज किया जाएगा वहां पर एसिडिक मीडियम देने के लिए, बताओगे H2SO4, जैसे कि अभी K2Cr2 में बताया था वैसे यहाँ पर भी होगा। और इनका जो कलर हो जाता है आपको पता है कैसा हो जाता है, पिंक कलर का होता है, ठीक है। याद रखना, इनसे कहा गया कुछ लोगों को ऑक्सीडाइज करने करा दोगे, कहता है ठीक है करा देंगे, मेरी कुछ डिमांड है वो पूरा कर दो, हम जिसको कहोगे वहां पर उसको ऑक्सीडाइज करा देंगे। क्या डिमांड बताओ, कह रहे मेरे पास K है, कहा गया हाँ, कह रहे K चाहता है कि वो KSO4 K2SO4 बन जाए, कहा गया ठीक है दिया उसको, तो K क्या बना लेगा यहाँ पर जब भी किसी रिएक्शन करेगा वो बना लेगा K2SO4, कहा गया और क्या चाहिए बताओ, कह रहे Mn भी चाहता है उसका भी सल्फेट बन जाए, कहा गया ठीक है ये लो MnSO4, और कह रहे बस और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, कहा गया हाँ ये तो है। कह रहे अगर आप मुझे यहाँ तक पहुँचा दो किसी के साथ तो मैं उसको ऑक्सीडाइज करा दूँ, और आपको पता है MnSO4 बनेगा जिसका ऑक्सीडेशन में +2, यहाँ पर +7 तो है ही, ठीक है सर।
तो याद रखना एक लाइन में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ये कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में किसी से भी अगर रिएक्शंस करता है, नहीं कर पा रहे तो अलग बात, अगर कर ले जाता है, कर रहा है, तो याद रखना वहाँ पर ये प्रोडक्ट फिक्स होंगे। कौन सा? K2SO4, MnSO4 और वाटर। जैसे वहाँ पर बताया था क्या क्या, K2SO4, Cr2SO4 का होल थ्रायस, उसके बाद वाटर, वो फिक्स था। और जो फिक्स है उसको ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, उसको बस एक बार याद करके साइड में रखते हैं। जो मेन यहाँ पर है हिस्सा उस पर फोकस करते हैं। और जब उस पर आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दो, यहाँ पर KMnO4 जो पिंक कलर का था, अब बताओगे जब इसकी रिएक्शन यहाँ पर 2 कैंसिल कर देना, यहाँ पर ऐसे FeSO4 है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो आपको याद है भाई ये बनेगा MnSO4 जो कि कलरलेस होता है और वाटर बनेगा, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन अब हमें यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हमारा मेन प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। ये तो बन ही रहे, कह रहे FeSO4 में Fe2+ है, कह रहे 2+ वाले को 3+ वाले साथ में पहुंचा दूंगा, यहाँ पर Fe3+, मतलब इसको कहते हैं फेरस को फेरिक में। हम एनसीईआरटी की बुक में पूरा नहीं लिखते, वो लिखते हैं बस Fe2+, यहाँ पर 3+ में पहुंचा देता है, तो फेरस को फेरिक में। अब याद रखना Ki का मतलब I- को कहाँ पर, I2 में। H2S का मतलब यहाँ पर -2, ठीक है, H2S को कहाँ पर पहुंचा देगा, सल्फर में। SO2 को कहाँ पर पहुंचाएगा, H2SO4 में। कोई भी अगर नाइट्राइट है उसको कहाँ पर पहुंचा देगा, नाइट्रेट में। कोई भी सल्फाइट है उसको कहाँ पर पहुंचा देगा, सल्फेट में। सेम वैसे ही। और कह रहे हैं कि अगर H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 ही यूज कर रहे, बार बार हीट किए जा रहे, कहेगा तब तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती रहेगी। कह रहे ये याद रखना, ये तो आपको यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल में भी हिस्सा है, ठीक है। KMnO4 के रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड से करा रहे हैं, तो सब कुछ प्रोडक्ट तो वही होगा, क्या निकलेगा वहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे लास्ट में आपको बताया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, वो रिएक्शंस करेगा तो वहाँ पर, यहाँ पर C को काट देना है, क्या निकलेगा यहाँ पर भी, ऑक्सीजन गैस। एक बार फिर से बताओ क्या बताया, Fe2+ को 3+ में, ठीक है, Fe2+ को 3+ में, I- को I2 में। कोई नाइट्राइट होगा नाइट्रेट में, सल्फाइड होगा सल्फेट में, H2S को सल्फर में और H2SO4 में, और H2S को आप बताओगे वहाँ पर सल्फर में। उसके बाद SO2 को H2SO4 में, ऑक्सैलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हमसे वहाँ पर बोला जाए कि ये बताओ कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व करेगा, ठीक है। जो मेन प्रोडक्ट है उसी पे आपको ध्यान देना है बार बार। उसके अलावा ये सब कॉमन है, तो आपको बताया ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ये अच्छा, एक लाइन और आपसे बोलता है कि KMnO4 हमारा कौन सी कलर का है भाई, पिंक कलर का है, या फिर पिंक वायलेट ऐसा बोल दिया जाता है, ठीक है। ये जब इन सब में से किसी से भी रिएक्शंस कर रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, MnO4, KMnO4 आपका जा रहा है MnSO4 में। MnSO4 का कलर कैसा होता है आपको पता है, कलरलेस। इसलिए एक बार बहुत पहले नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे बोला गया था इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो KMnO4 के साथ रिएक्शंस करके उसको कलरलेस कर देगा। इसमें से कोई भी चीज़ है, इसमें से कोई भी कंपाउंड आपको जो दिखा है इसमें से कोई भी मिल जाएगा, वो इनसे रिएक्शंस करके इनका MnSO4 में पहुंचा देंगे। और MnSO4 में पहुंचना मतलब क्या हो रहा है, कलरलेस होता चला जा रहा है। तो ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट थी जो आपको ध्यान दें। अब आपको वो लाइन बता रहे जो मैंने आपको कहा कि ऊपर के जितने भी आपने रिएजेंट देखा जिसको KMnO4 ने ऑक्सीडाइज किया, उनके लिए लाइन लिख रहा है, ऑल एबव कंपाउंड रेडली डीकलराइज पिंक वायलेट कलर ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन। तो देख रहे पिंक वायलेट कलर था, इसको पहुंचा दिया कहां पर, कलरलेस कंपाउंड में पहुंचा दिया, तो ऊपर के सभी लोग। फिर यहां पर आते हैं, कह रहे कि रिएक्शंस इन न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन। याद देखना न्यूट्रल और साथ साथ यहाँ पर फेंटली मतलब थोड़ा बहुत, आपको क्या बोलते हैं यहाँ पर, थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है, थोड़ा एल्कलाइन सोल्यूशन। थोड़ा एल्कलाइन का मतलब क्या, 7 तो न्यूट्रल होता है पीएच में, तो 7.2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 मतलब इसी के इर्द गिर्द है, तो कहेंगे उसको फेंटली एल्कलाइन का टर्म यूज़ किया जाता है। तो मतलब एल्कलाइन है लेकिन बहुत माइन्यूट सा एल्कलाइन है और न्यूट्रल, तो इसीलिए इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है। और बताया गया ये जब भी किसी को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये अपने आप को KMnO4 को कन्वर्ट कर लेते MnO2। कह रहा है कि अ नोटेबल रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडेट। तो ये रिएक्शंस की ये बहुत खास बात है। ऊपर की हमने बहुत रिएक्शंस पढ़ी, इसमें 3 रिएक्शंस मिलेंगे और ये तीनों उनसे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना KMnO4 या फिर MnO4- लिखते, हम इसको पर मैग्नेट कहेंगे। वो क्या कर रहा था, आयोडाइड आयन से रिएक्शंस करता है I- को, और कहाँ पर पहुँचा देता है, IO3। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए K2Cr2O7 से कहा गया था एसिडिक मीडियम में, भाई I- को ऑक्सीडाइज कराना, कहता करा देंगे लेकिन I2 तक पहुँचाएंगे। KMnO4 एसिडिक मीडियम ऊपर पढ़ा के आ रहा हूँ, वो भी I- जो KI वाली रिएक्शन उसको भी कहाँ पर केवल I2 तक पहुँचा पाए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे न्यूट्रल या फिर फेंटली अल्कलाइन सोल्यूशन I- को कह रहे हैं यहाँ तक नहीं, बहुत दूर तक छोड़ के आएंगे। और कहाँ तक,
देख रहे हैं यहाँ पर आयोडेट पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन नंबर। कल को बाई चांस ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन बना दे, आपसे पूछा जाए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आ रहा है, तब देख रहे हैं -1 से +5 में जाने का मतलब कितने का चेंज आएगा, 6 का चेंज आएगा। इसलिए इनके लिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 का आएगा। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है, हालांकि दोबारा फिर से पूछा जा सकता है कभी कभी। कहता है थायोसल्फेट है इज ऑक्सीडाइज्ड ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिवली टू सल्फेट। तो थायोसल्फेट जो हो जाता है हमारा, वो लगभग क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, आप बताओगे सल्फेट में। तो आप देखिए MnO4- ये थायोसल्फेट है, और वाटर लिखने का मतलब क्या, ये न्यूट्रल मीडियम में ही बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एल्कलाइन हो सकता है। MnO4- थायोसल्फेट से रिएक्शन करता है, देखो ये तो न्यूट्रल है, फिर एल्कलाइन मीडियम है, तो MnO2 में तो जाएगा ही जाएगा। और साथ साथ यहाँ पर सवाल आता है किसको कहाँ पर पहुँचा रहे हैं, हम देख रहे हैं थायोसल्फेट को सल्फेट में, आयोडाइड आयन को आयोडेट में पहुँचा रहा है। और एक और आखिरी रिएक्शन सबको यहाँ पर खत्म करेगा, आपको कहता है कि यहाँ पर मैग्नस साल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड MnO2 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन। कह रहे कि जो मैग्नस साल्ट होता है, ठीक है, मतलब Mn2+ वाले, इनको कहता है अगर कोई भी Mn का ये 2+ वाला साल्ट मिल जाए तो उसको भी MnO4- या फिर MnO4- क्या करेगा, वहां पर Mn2+ वाले साल्ट को क्या कर जाएगा, MnO2 में पहुंचा देगा। ठीक है, ये तीनों रिएक्शंस याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर की सभी रिएक्शन तो आसान थी, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर I- को IO3- में लेके गया, ठीक है, I- का IO3- में लेके गया, H2O3 2- को थायोसल्फेट को सल्फेट में लेके गया, और साथ ही साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि Mn2+ को अपने साथ ही क्या कर लेता है, MnO2 में ही कन्वर्ट करवा लेता है और H+ रिलीज कराता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। अब नोट करके जो पहली रिएक्शन एसिडिक MnO4 वाली है उस पर ध्यान देना। आपको कहता है कि पर मैग्नेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ HCl और अनसेटिस्फैक्ट्री सिंस HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। अभी मैंने कहा एसिडिक जब MnO4 यूज करते थे, हम क्या यूज करते थे, कौन सा एसिड, H2SO4। कहा कि अगर कल को H2SO4 तैयार ना हो, कहता कि हम नहीं जाएंगे HCl को ले लो, क्या आप उसको लेके जाओगे ऑक्सीडेशन कराने के लिए। याद रखना HCl वहां पर दूसरे को ऑक्सीडेशन कराने ही नहीं देगा, खुद अपने ऑक्सीडेशन करवा लेगा। क्यों, क्योंकि HCl खुद -1 में, ठीक है, और -1 में है तो MnO4 से खुद को ही ऑक्सीडाइज करा लेगा और खुद उसको रिड्यूस कर देगा, और पता चले जो लाइन में खड़ा हुआ जिसको हमें ऑक्सीडाइज करना था उसको ऑक्सीडेशन ही नहीं हुआ। इसलिए कहा गया कि हम कभी भी MnO4 के साथ HCl नहीं यूज करेंगे किसी को ऑक्सीडेशन कराने में, क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा, HCl का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सवाल आता है तो H2SO4 के साथ ऐसा क्यों नहीं, वो भी तो एसिड है भाई। अगर H2SO4 की बात करते हैं, H2SO4 में हमारा सल्फर कौन से अपने मैक्सिमम में खुद पहले से बैठा हुआ है, +6 ऑक्सीडेशन में पहले से, उसको कौन ऑक्सीडाइज कराएगा। ठीक है, इसलिए याद रखना कि यहाँ पर कौन सा एसिड यूज करते हैं, H2SO4 ना कि HCl। चलिए यूजेस पे आपको देखते हैं, यहाँ पर यूजेस, और यूजेस पे अगर बात करते हैं, बिसाइड इट्स यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री MnO4 इज यूज्ड एज अ फेवरेट ऑक्सीडेंट इन प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक। ये तो आप पहले से पता है भाई। यहाँ पर टाइट्रेशन में जो कि आपके वहाँ पर प्रैक्टिकल वाले टॉपिक में कई रिएक्शंस इनके देखने को मिलेंगे, वहाँ पर तो इनका यूज़ ही होता है। साथ ही साथ कहता है कि इसके अलावा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई कंपाउंड्स बनाने तो इनका यूज़ किया जाता है। चलो एक नई चीज़ यहाँ पर आपको कहते हैं, इसके पास ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, और ब्लीचिंग का मतलब हो जाता है कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस कराने की क्वालिटी। तो आपको यहाँ पर एक कहता है इट यूजेस फॉर द ब्लीचिंग, किसका, वूल हो जाए, कॉटन हो जाए, सिल्क हो जाए, एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर्स, एंड फॉर द डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इतना आपके एनसीईआरटी में वहाँ पर लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका डी ब्लॉक का जो कंपाउंड्स है वो पूरा का पूरा हो जाता है कंप्लीट। तो आज हम लोग इतना करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग एफ ब्लॉक को भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।